एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात का आखिरी पहर था। वो लोग बराकी से तकरीबन 2 मील दूर वाक़े एक छोटी सी बस्ती के एक मकान में बैठे हुए थे। उनके साथ शापरी और मुल्ला नसीरुद्दीन भी था। मुल्ला नसीरुद्दीन कह रहा था, तुम दोनों लड़कियों की गुमशुदगी से हम बहुत परेशान थे। गुमशुदगी का इंकिशाफ दरअसल यहाँ पहुँच कर हुआ था। हम सुबह तक तो इंतजार करते रहे, फिर परेशानी हुई तो तुम लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। हमारा ख्याल था कि तुम लोग रास्ता भटक गई हो। तुम्हारी तलाश में कुछ आदमी पहाड़ों की तरफ चले गए। कल शाम हमारा एक आदमी उस बस्ती में पहुंच गया था जहां से पुलिस ने तुम दोनों को गिरफ्तार किया था। ये इत्तला मिलते ही मैं शाम के बाद 2 आदमियों को साथ लेकर पुलिस चौकी पहुंच गया। चौकी के इंचार्ज उमर खान का कहना था कि तुम दोनों को कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था, लेकिन शापरी ने यह बयान दिया था कि कत्ल उनसे नहीं हुआ। बड़ी बहसो तकरार के बाद उमर खान शापरी को छोड़ने पर आमादा हो गया, लेकिन वो तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि तुम जासूस हो सकती हो, वो तुमसे तफ्तीश करना चाहता है। मैंने उससे बहस करना बेकार समझा और शाहपरी को लेकर आ गया, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं था। तुमने बाग वाले मकान में मेरी बेटी की इज्जत बचाई थी। मैं तुम्हें उन लोगों के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकता था। हम लोगों ने आधी रात के बाद तुम्हें छुड़ाने के लिए पुलिस चौकी पर हमला करने का मंसूबा बनाया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें भी मालूम है। समीना ने कहा, अगर तुम लोग 2-4 मिनट लेट हो जाते तो वो दरिंदा मेरी इज्जत लूट चुका होता। बहरहाल मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे उस दरिंदे से बचा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, इसमें शुक्रगुजार होने की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। अगर हम बर वक्त तुम्हारी मदद को न पहुंचते तो हमें अफसोस होता। समीना ने कोई जवाब न दिया। उसके करीब बैठी हुई शाहपरी उठकर दूसरे कमरे में चली गई। कुछ ही देर के बाद वो वापस आ गई और समीना को अपने साथ आने का इशारा किया। समीना दूसरे कमरे में पहुंची तो कालीन पर बिछे हुए दस्तरखान पर खाना लगा देखकर उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। शाहपरी ने कहा, मुझे मालूम था कि उन्होंने तुम्हें खाना नहीं दिया होगा, तुम भूखी हो। मैंने जल्दी में तुम्हारे लिए ये खाना तैयार करवा लिया है, तुम आराम से बैठ कर खाओ, मैं इन लोगों को चाय दे आऊं। समीना ने दूसरे दरवाजे में खड़ी हुई एक अधेड़ उम्र औरत की तरफ देखा और दस्तरखान पर बैठ गई। खुश्क तला हुआ गोश्त और खमीरी रोटियां थीं। वो 2 दिन से भूखी थी। वो शाहपरी और दूसरी अधेड़ उम्र औरत की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए खाने पर टूट पड़ी। शाहपरी ने मुस्कुराती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और अधेड़ उम्र औरत को इशारा करती हुई कमरे से निकल गई। 3 मोटी मोटी रोटियां थीं और तला हुआ गोश्त भी अच्छी खासी मिकदार में था। समीना आम हालात में इतना खाना 3 वक्त में भी नहीं खा सकती थी, लेकिन उस वक्त वो सारा खाना चट कर गई। उसने आखिरी लुकमा मुंह में रखा ही था कि शाहपरी कहवा लेकर आ गई। उसके हाथ में शीशे के 2 गिलास थे, एक उसके लिए और दूसरा अपने लिए। वो भी वहीं बैठ गई और दोनों कहवे की चुस्कियां लेने लगी। शाहपरी कहवे का घूंट लेते हुए बोली, एक बात बताओ समीना बहन, मैं रास्ता भटक कर उन पहाड़ों में निकल गई थी और भूख प्यास से निढाल होकर गिर पड़ी थी। अगर तुम वहां न पहुंच जाती तो शायद बेहोशी ही में मर जाती, और अगर जिंदा बच भी जाती तो कोई इंसानी भेड़िया मुझे चीर फाड़ देता। तुमने अपनी जान पर खेलकर सादुल्लाह से मेरी इज्जत और जान बचाई थी। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो जाने मेरा क्या हशर हो चुका होता। समीना बोली, मैं तो एक बहाना बन गई थी, बचाने वाली जात तो अल्लाह की है। मेरी सूरत हाल तो तुमसे ज्यादा खौफनाक थी। उमर खान ने मेरे कपड़े तक फाड़ डाले थे। ऐन वक्त पर तुम्हारे वालिद और दूसरे लोग पहुंच गए और मैं बच गई। बहरहाल जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो खामोश होकर कहवे की चुस्कियां लेने लगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, बस्ती वालों को पुलिस वालों के कत्ल का पता चल गया होगा। उन्होंने किसी और जगह इत्तला दे दी होगी, और अगर हमारी तलाश शुरू कर दी गई तो हम पकड़े जाएंगे। बस्ती के बहुत से लोग गवाही देंगे कि तुम मुल्ला नसीरुद्दीन की बेटी हो और वो तुम्हें छुड़ा कर ले गया था। शाहपरी ने कहा, पुलिस का बड़ा दफ्तर बराकी में है। मलिक फरीद बराकी पहुंच चुका है। मेरे बाबा ने यहाँ वापस आते ही एक आदमी को मलिक फरीद के पास भेज दिया था। उसे सूरत हाल का पता चल गया होगा। मलिक फरीद बहुत बड़ा आदमी है, वो मामले को संभाल लेगा। मेरा ख्याल है अब तुम सो जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शाहपरी ने कहते हुए उसके सामने से खाली गिलास उठा लिया और अपना गिलास भी उठाकर एक तरफ रख दिया और कालीन पर लेट गई। समीना ने उसके करीब ही लेटते हुए पूछा, ये मकान किसका है? शाहपरी बोली, ये मकान मलिक फरीद ही का है। गुल रहमान हम सबको यहाँ लेकर आया था। उसने भी मलिक फरीद को यहाँ अपनी आमद की इत्तला भिजवा दी है। बहरहाल तुम आराम से सो जाओ, यहाँ हमें या तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुम लोग हमारे मेहमान हो, हम अपनी जान तो दे देंगे,
लेकिन अपने मेहमानों पर आंच नहीं आने देंगे। अब सो जाओ। शाहपरी ये कहते हुए समीना से लिपट गई। समीना ने करीब पड़ा हुआ कंबल उठाकर ऊपर डाल लिया और कुछ ही देर के बाद वो दोनों नींद की आगोश में पहुंच गईं। समीना की आंख सुबह तकरीबन 10 बजे खुली। शाहपरी उसके पहलू में मौजूद नहीं थी। वो कंबल लपेटे लेटी रही। कुछ देर के बाद शाहपरी कमरे में दाखिल हुई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। शाहपरी ने कहा, तुम तो खूब सोई। समीना ने कंबल हटाते हुए कहा, हाँ, कल रात भर जागती रही हूँ। शाहपरी ने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। बोली, तुम मुंह हाथ धो लो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। गुस्ल खाना उस तरफ है। समीना ने उठकर दरवाजा खोला तो एक लम्हे को ठिठक सी गई। उसका ख्याल था कि ये बाथरूम का दरवाजा होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक वसी सहन था और एक लंबा तड़ंगा आदमी एक तरफ बने हुए कुएं से पानी निकाल रहा था। उसने भी समीना को देख लिया था, लेकिन दूसरे ही लम्हे नजरें झुका ली। वो कुएं से निकाला हुआ पानी बाल्टी में भरकर मकान से बाहर चला गया। समीना कमरे से बाहर आ गई। सहन के दाईं तरफ बाथरूम था। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो बाथरूम से निकली। जब वो कमरे में पहुंची तो शाहपरी दस्तरखान पर नाश्ता लगा रही थी। तला हुआ गोश्त, खमीरी रोटी और चाय। शाहपरी भी उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद समीना उस कमरे में आ गई जहां शारिक और नौलखा वगैरह बैठे हुए थे। गुल रहमान किसी मसले पर शारिक से बातें कर रहा था। नौलखा अलग थलग बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उकताहट और बेजारी टपक रही थी। कई रोज की इस भाग दौड़ में उसकी सेहत भी बुरी तरह मुतासिर हुई थी। पहले वो बात बात पर कह लगाया करता था, हंसा करता था, लेकिन अब ज्यादातर खामोश रहने लगा था। नौलखा उसे देखते ही बोला, आओ समीना बीबी, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। समीना उसके करीब बैठते हुए बोली, क्या बात है नौलखे भाई, बहुत उदास लग रहे हो। नौलखा गहरा सांस लेते हुए बोला, समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो इस भाग दौड़ का कोई मकसद भी समझ में नहीं आता। समीना ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग दौड़ तो हो रही है ना, तुम्हें तो लुत्फअंदोज होना चाहिए। नौलखे ने मुंह बनाकर जवाब दिया, इस भाग दौड़ का कोई मकसद होता तो मजा भी आता। भला ये भी कोई बात हुई कि हम बिला मकसद एक जगह से दूसरी जगह भागे फिर रहे हैं। हमारा इसमें क्या फायदा, हम तो उल्टा दलदल में फंसते जा रहे हैं। समीना बोली, अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। यहाँ की सूरत हाल क्या है, क्या प्रोग्राम बनाया है इन लोगों ने। नौलखे ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो कुछ पता नहीं। ये दोनों घंटे भर से बातें कर रहे हैं, इनसे पूछ लो क्या प्रोग्राम है। उसने शारिक और गुल रहमान की तरफ इशारा किया। समीना मुड़कर उन दोनों की तरफ देखने लगी। नजीबुल्लाह और बाजिद खान एक तरफ बैठे पश्तों में आपस में बातें कर रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का बेटा एक तरफ पड़ा सो रहा था। खुद मुल्ला नसीरुद्दीन मौजूद नहीं था। अमानुल्लाह भी कमरे में नजर नहीं आ रहा था। समीना अपनी जगह से उठकर शारिक और गुल रहमान के करीब आ गई। अब उसने दोनों की बातों में मुदाखलत करते हुए पूछा, किस बात पर बहस हो रही है, प्रोग्राम क्या है अब। गुल रहमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम यही बात कर रहे थे समीना बीबी। मुल्ला नसीरुद्दीन और अमानुल्लाह बराकी गए हुए हैं। मलिक फरीद बराकी में मौजूद है। उन दोनों के वापस आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या प्रोग्राम है। समीना ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरा ख्याल है नौलखा ठीक ही कहता है। हम अपने रास्ते से भटक गए हैं और हमारी भाग दौड़ का कोई मकसद नहीं रहा। गुल रहमान ने कहा, तुम गलत सोच रही हो समीना बीबी, हम अपने रास्ते पर हैं और मकसद से भी नहीं हटे। दरअसल हालात ही कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर गए हैं कि वक्ती तौर पर असल काम से हमारी तवज्जो हट गई है। हालात जैसे ही ठीक होंगे हम अपने काम पर तवज्जो देंगे। बहरहाल अमानुल्लाह और मुल्ला नसीरुद्दीन के वापस आने के बाद ही सही सूरत हाल का इल्म हो सकेगा। समीना ने पूछा, ये लोग कब वापस आएंगे। गुल रहमान ने कहा, वो लोग सुबह 7 बजे यहाँ से गए थे, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वो भी बातें कर ही रहे थे कि अमानुल्लाह और मुल्ला नसीरुद्दीन भी आ गए। गुल रहमान ने मुल्ला नसीरुद्दीन की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ क्या सूरत हाल है, मलिक फरीद से मुलाकात हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सर हिलाया, बोला, हाँ मलिक फरीद ने कहा है कि हम शाम से पहले बराकी पहुंच जाएं। वहां पहुंचने के बाद ही प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुल रहमान बोला, चलो ये मसला तो हल हुआ। अमानुल्लाह और मुल्ला नसीरुद्दीन को वहां आए हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उस बस्ती का एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने अमानुल्लाह की तरफ देखते हुए फारसी जबान में कुछ कहा। अमानुल्लाह गुल रहमान की तरफ देखने लगा। गुल रहमान के चेहरे के तासुरात एक लम्हे को बदल गए। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या बात है। गुल रहमान बोला, बराकी का पुलिस कमांडर आया है, तुम लोग बैठो मैं देखता हूँ। वो उठकर कमरे से बाहर चला गया। पुलिस कमांडर का नाम सुनकर समीना का चेहरा धुआं हो गया। उस इलाके का पुलिस हेडक्वार्टर बराकी में था और उस बस्ती की चौकी में पुलिस वालों के कत्ल की खबर सुबह होने से पहले ही हेडक्वार्टर पहुंच चुकी होगी और हेडक्वार्टर की पुलिस ने उन्हें तलाश कर लेने में बड़ी उजलत दिखाई थी। वो शारिक की तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली, शारिक इन्होंने बड़ी जल्दी हमें तलाश कर लिया। पुलिस कमांडर खुद यहाँ आया है, इससे तुम सूरत हाल का अंदाजा लगा सकते हो। शारिक ने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मलिक फरीद का इलाका है और मकान भी उसी की मिल्कियत है। गुल रहमान ने बताया था कि इस इलाके में मलिक फरीद का बड़ा दबदबा है, पुलिस वाले उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम मलिक फरीद के मेहमान हैं,
पुलिस हम पर हाथ नहीं डाल सकती। समीना बोली, लेकिन ये भी तो सुना था कि इस इलाके के मौजूदा हुक्मरान इन दिनों मलिक फरीद से कुछ नाराज हैं। हो सकता है अब मलिक फरीद की उतनी कदर न रही हो। शारिक ने कहा, सियासत में ऊंच नीच होती रहती है। पुलिस वाले ये भी जानते हैं कि एक सियासतदान अगर आज ज़ेरे अताब है तो कल उन पर मुसल्लत भी हो सकता है। इसलिए ये लोग इन बातों का ख्याल रखते हैं कि किसी को उनसे कोई शिकायत न होने पाए। इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकती हो कि पुलिस कमांडर खुद आया है। अगर हमें गिरफ्तार करना मकसूद होता तो कमांडर की बजाय आम पुलिस वाले आते और अपनी आमद का पैगाम भेजने की बजाय मकान को घेरे में लेते। और फिर हम अकेले नहीं हैं, इस मामले में सब लोग मुलव्विस हैं। समीना बोली, तुम्हारी बात समझ में आ रही है, खुदा करे तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि गुल रहमान दो आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। वो दोनों ऊंचे लंबे और पुलिस की वर्दी में थे। उनमें एक पुलिस कमांडर था और दूसरा उसका नायब। उन्हें देखकर वो सब खड़े हो गए। गुल रहमान ने अहमद शाह के नाम से कमांडर का तारुफ करवाया और फिर दूसरों का भी तारुफ करवाने लगा। कमांडर और उसका नायब उनके करीब ही कालीन पर बैठ गए। गुल रहमान ने समीना की तरफ देखते हुए कहा, कमांडर अहमद शाह चौकी वाले वाक़े की तहकीक करने आए हैं। ये तुमसे मालूम करना चाहते हैं कि असल वाक़या क्या हुआ था। उसने ये बात अंग्रेजी में कही थी ताकि समीना के साथ अहमद शाह भी समझ सके। समीना ने पूछा, ये क्या जानना चाहता है? गुल रहमान बोला, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी तफसील बता दो। समीना चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने बाग वाले मकान से बात शुरू की। उसने यही कहानी सुनाई थी कि बुढ़िया का बेटा रात को अपने दो दोस्तों के साथ कमरे में घुस आया था और पहले मैं की बात पर उनमें झगड़ा हो गया। वो मौके से फायदा उठाकर भाग निकली। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उस शाम मुल्ला नसीरुद्दीन तो अपनी बेटी को पुलिस चौकी से ले आया, लेकिन चौकी इंचार्ज ने उसे दीगर इल्जामात के तहत रोक लिया और फिर रात को वो उसे जेल की कोठरी से निकाल कर अपने कमरे में ले आया और उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। इसी दौरान कुछ लोगों ने चौकी पर हमला कर दिया। वो गालिबन उन दो कैदियों के साथ ही थे जो पहले ही जेल में बंद थे। वो लोग कत्ल गारत करके अपने आदमियों को छुड़ा कर ले गए। वो खौफजदा होकर पुलिस चौकी से भाग निकली। सड़क पर पहुंची ही थी कि गुल रहमान वगैरह मिल गए। वो उसकी रिहाई के सिलसिले में पुलिस चौकी के इंचार्ज से बात करने आ रहे थे। सूरत हाल मालूम होने के बाद वो लोग उसे लेकर वापस आ गए। गुल रहमान और मुल्ला नसीरुद्दीन तारीफी नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। समीना ने एक बहुत खूबसूरत कहानी घड़ी थी। उन्होंने भी पुलिस कमांडर को गालिबन कोई ऐसी ही कहानी सुनाई थी और इसलिए उनके चेहरों पर कदरे इत्मीनान था। पुलिस कमांडर समीना से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और समीना बड़े पुरएतमाद लहजे में जवाब देती रही। तकरीबन 1 घंटे के बाद पुलिस कमांडर उठ कर खड़ा हो गया। कमांडर अहमद शाह ने कहा, मैं अगर चाहूं तो तफ्तीश के लिए तुम्हें हिरासत में ले सकता हूं, लेकिन मलिक फरीद के मेहमान हो इसलिए तुम्हें हिरासत में नहीं ले रहा। लेकिन तुम मेरी इजाजत के बगैर बराकी से वापस नहीं जाओगी, शहर की हुदूद से बाहर नहीं निकलोगी। तफ्तीश के लिए हमें किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। समीना ने कहा, मैं अपने मेजबान की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए मुतमिन रहो। जब चाहो मुझे अपनी तहवील में ले सकते हो। पुलिस कमांडर चला गया और वो लोग इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बहस करने लगे। सूरत हाल बड़ी पेचीदा थी। उन्होंने तय कर लिया था कि दोपहर का खाना खाते ही वो लोग बराकी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर यहाँ रहे तो मजीद कोई परेशानी पैदा हो सकती थी। दोपहर 2 बजे उन्होंने खाना खाया और 3 बजे जीप पर सवार होकर बराकी के लिए रवाना हो गए। फासला ही कितना था, सिर्फ 2 मील। उन्हें शहर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा न लगे। मलिक फरीद का हवेली नुमा मकान शहर के दूसरी तरफ निवाह में वाक़ था। वहां पहुंचने में चंद मिनट और लग गए, लेकिन वहां पहुंचकर ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि मलिक फरीद तकरीबन 1 घंटा पहले काबुल जा चुका था। उसकी वापसी 3 दिन बाद होगी और वो अपने आदमियों को ये पैगाम दे गया था कि शारिक उसकी वापसी का इंतजार करे। समीना गहरा सांस लेकर रह गई। अगर मलिक फरीद का ये पैगाम न भी मिलता तो उनके पास इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। हवेली बहुत बड़ी थी। दीवारें किसी किले की फसील की तरह थीं। दरमियान में बहुत वसी व अरीज मैदान था जहां कोई बड़ा कारवां पड़ाव डाल सकता था। लंबे चौड़े लॉन थे। फलदार दरख्तों की भी बहुतात थी। हवेली के एक तरफ घोड़ों का अस्तबल था जिसमें तकरीबन 1 दर्जन घोड़े मौजूद थे। हवेली की देखभाल के लिए कई नौकर चाकर थे, जिनमें 2-3 खवातीन भी थीं। उन्हें मुख्तलिफ कमरे दे दिए गए थे। समीना और शापरी को एक अलग कमरा मिला जिसके फर्श पर बहुत दबीज कालीन बिछा हुआ था। यहाँ उन्हें कई रोज बाद नहाने का मौका मिला। समीना बाथरूम देखकर हैरान रह गई थी। वसी बाथरूम में 5 फुट की बुलंदी तक टाइलें लगी हुई थीं। शावर थे, नहाने का एक खूबसूरत टब था और एक दीवार पर आवेजा शीशे वाली एक कैबिनेट में तरह तरह के लोशन, क्रीम और सेंट रखे हुए थे। समीना नहाने के बाद वही कपड़े पहनकर बाथरूम से निकल आई। शापरी नहाने के लिए गई तो समीना ने एक खूबसूरत अलमारी खोल ली और उसे देखकर हैरत हुई कि उस अलमारी में जनाना मलबूसात टंगे हुए थे। उनमें यूरोपीय तराश के भी थे और कबायली भी।
समीना ने बड़ी बेतकल्लुफी से एक कबायली जोड़ा निकाल कर पहन लिया। कुछ देर बाद शाहपरी बाथरूम से निकली तो उसे देखकर ठिठक सी गई। फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, ओह, मालूम होता है चंद मिनट में ही तुमने इस कमरे की तलाशी ले ली है। समीना ने अलमारी की तरफ इशारा किया। बोली, तलाशी तो नहीं ली, बस यूं ही गैर इरादी तौर पर यह अलमारी खोल ली थी। इसमें जनाना कपड़े देखकर सोचा एक जोड़ा मैं इस्तेमाल कर लूं। वैसे ये बात तय है कि ये कमरा किसी खातून का है। शाहपरी ने कहा, मलिक फरीद की बेटी का होगा। उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है। एक बेटा है जो अमेरिका में ज़ेर तालीम है। 2 बेटियां हैं। एक शादीशुदा है और अपने शौहर के साथ पेरिस में रह रही है। दूसरी बेटी सुना है काबुल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। आजकल तो काबुल शहर का बहुत बुरा हाल है। तमाम स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। मलिक फरीद की बेटी का पता नहीं काबुल में है या कहीं और गई हुई है। ये कमरा उसका होगा। वो अक्सर यहाँ आती रहती है। समीना ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर उसने यहाँ आकर मुझे अपना लिबास पहने हुए देख लिया तो नाराज तो नहीं होगी? शाहपरी ने कंधे उचका दिए। बोली, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ कि उसका एक जोड़ा मैं भी पहन लूं। मेरे कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं। समीना बोली, क्यों नहीं, इन कपड़ों के इस्तेमाल से हमें कौन रोक सकता है। उसने झट से अलमारी खोल ली। वो कितनी देर तक अलमारी में हैंगरों पर टंगे हुए कपड़ों को देखती रही। फिर एक जोड़ा उतारते हुए बोली, लो ये पहन लो, ये रंग तुम पर खूब जचेगा। शाहपरी ने हल्का सा कहका लगाया। बोली, बहुत खूब, तुम तो कपड़ों का इंतखाब इस तरह कर रही हो जैसे ये अपने ही बाप का माल है। समीना बोली, अपने बाप का माल न सही, लेकिन ये कपड़े यहाँ बेकार पड़े हैं, हम इन्हें इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लो पहन लो, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। समीना ने कहते हुए कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। शाहपरी एक बार फिर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद वो कपड़े बदल कर बाहर आ गई। समीना उसे देखकर मुस्कुरा दी। वो जोड़ा शाहपरी पर वाकई बहुत जच रहा था। चंद मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज सुनकर समीना ने दरवाजा खोल दिया। वो मलिक फरीद की एक अधेड़ उम्र मुलाजिमा थी। पहले तो वो उन दोनों को देखकर ठिठक सी गई। फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। समीना ने मुलाजिमा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी मालिक हमें इन कपड़ों में देखकर नाराज तो नहीं होगी? मुलाजिमा ने कहा, लाला रुख आजकल काबुल में है। अगर वो यहाँ होती भी तो उसे कोई एतराज ना होता, बल्कि वो खुद तुम लोगों की बहुत खिदमत करती। वो बहुत अच्छी लड़की है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, सब लोग बाहर लॉन में बैठे हैं और चाय के लिए आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों मुलाजिमा के साथ बाहर आ गईं। लॉन में गार्डन चेयर्स बिछी हुई थी और उनके तमाम साथी वहां मौजूद थे। छोटी मेजों पर चाय के बर्तन आरास्ता थे और मलिक फरीद का एक मुलाजिम कप्पों में चाय उंडेल रहा था। समीना और शाहपरी को देखकर शारिक चौंक के बगैर नहीं रह सका। समीना उस कबायली लिबास में पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। वो दोनों भी खाली कुर्सियों पर बैठ गईं। मुलाजिम ने एक एक कप उनके हाथों में भी थमा दिया। समीना बड़ी दिलचस्प नजरों से कप को देख रही थी। बड़ा खूबसूरत और कीमती कप था। चाय भी बड़ी खुश जायका थी। चाय के साथ बातें भी होती रहीं। मौजूए गुफ्तगू मलिक फरीद ही था जो अचानक काबुल चला गया। उसकी वापसी 3 दिन बाद होने वाली थी और जाहिर है उन्हें 3 दिन इंतजार करना था। शाम का अंधेरा फैलने तक वो लोग लॉन में ही बैठे रहे, फिर अपने अपने कमरों में आ गए। समीना भी शारिक और नौलखे के साथ उनके कमरे में आ गई थी। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब ये 3 दिन हमारे लिए कयामत बनकर गुजरेंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि हाजी ने हमें माल लेने के लिए अफगानिस्तान भेजा था। हमारा ख्याल था कि माल सरहद के आसपास ही कहीं मौजूद होगा, लेकिन हम तो अफगानिस्तान के वस्त तक आ गए हैं और अभी तक हमें कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है। हमें बताया गया था कि मलिक फरीद माल हमारे हवाले करेगा, मगर मलिक फरीद हमसे मुलाकात करने की बजाय काबुल चला गया। शारिक बोला, हम 3 दिन तक उसकी वापसी का इंतजार करेंगे। अगर वो ना आया तो 3 दिन के बाद हम वापस चले जाएंगे, और अगर वो आ गया तो उसके साथ ये तय किया जाएगा कि हमें क्या करना है। नौलखे ने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम वापस कैसे जाएंगे। शारिक ने कहा, कोई बंदोबस्त किया जाएगा। समीना रात 11 बजे के करीब अपने कमरे में आई थी। शाहपरी मौजूद नहीं थी। वो तकरीबन 11:20 पर कमरे में दाखिल हुई। शाहपरी ने आते ही कहा, मैं बाबा के कमरे में थी। बाबा ने फैसला किया है कि हम लोग सुबह सवेरे गुरवेज चले जाएंगे, वहां मेरा मामू रहता है। समीना बोली, तुम लोग मलिक फरीद खान की वापसी का इंतजार नहीं करोगे? शाहपरी ने कहा, फरीद खान से हमारा कोई काम नहीं है। अपनी बस्ती पर हमला होने के बाद हम तो गुल रहमान के साथ यहाँ आ गए थे। समीना ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोली, तो तुम लोग अपनी बस्ती में वापस नहीं जाओगे? शाहपरी ने कहा, वो बस्ती तबाह हो चुकी है। बेशतर मकान जला दिए गए हैं। अब वहां हमारे लिए कुछ नहीं रहा। कुछ अरसा गुरवेज में रहेंगे, उसके बाद वापसी का सोचेंगे। उसके लहजे में उदासी थी। समीना के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह शाहपरी, क्या ये अफसोस की बात नहीं है कि अपने ही अपनों को मार रहे हैं? जब गैर लोग इस मुल्क पर मुसल्लत थे तो यहाँ के सब लोग मुत्तहिद हो गए थे। रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे अफगानों ने मुत्तहिद होकर यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब आपस में ही लड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है रूसी फौजों ने इस मुल्क में इतनी तबाहकारी नहीं फैलाई होगी जितनी ये खुद फैला रहे हैं।
शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, ये हमारी बदकिस्मती है। इक्तदार बहुत बुरी चीज है। अफगानिस्तान की तारीख खून से रंगीन है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। चंद ही साल पहले की बात है। सरदार दाऊद ने जाहिर शाह का तख्ता उलटकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक बरसरे इक्तदार नहीं रह सका। उसे मौत के घाट उतारने के बाद हफीजुल्लाह अमीन बरसरे इक्तदार आया। फिर कई लोग आए और अपनी गर्दनें कटवाते गए। इस तरह रूस को मुदाखलत का मौका मिला। अफगानों ने रूस को तो निकाल दिया, लेकिन अब खुद आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। इन पहाड़ों का हर पत्थर बेगुनाहों के लहू से सुर्ख हो चुका है, लेकिन इक्तदार की हवस नहीं मिटती। पता नहीं ये सिलसिला कहाँ जाकर खत्म होगा। समीना ने उसके खामोश होने पर कहा, मुझे तो ये सिलसिला खत्म होता नजर नहीं आता। शाहपरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है। महफूज तो कोई भी जगह नहीं है, लेकिन बहरहाल हम गुरदेस जा रहे हैं। अगर तुम लोगों को उस तरफ आने का इत्तेफाक हो तो हमारे पास जरूर आना। गुरदेस शहर से चंद मील आगे ओमाजई नाम की एक छोटी सी बस्ती है। गुरदेस शहर ही में मलिक तूती खान का पूछोगे तो लोग बता देंगे। ये मेरे मामू का नाम है, बहुत बड़ा मलिक है वो। अगर तुम लोग वहां आओगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम लोग तो फंसे हुए हैं शाहपरी। मलिक फरीद से मुलाकात के बाद ही हमारा कोई प्रोग्राम बनेगा। बहरहाल अगर गुरदेस की तरफ आने का मौका मिला तो तुम लोगों से जरूर मुलाकात होगी। वो दोनों देर तक बातें करती रहीं, फिर सो गईं।